प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले सानेहा मरी, इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, 23 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए, वजीर आजम हाउस से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर लोग मरते रहे, कोई इमदाद के लिए ना आया, उस्मान बुज़दार हुकूमत की बदइंतजामी और नाअहली का पोल खुल गया। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में अपोजिशन लीडर्स ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली खजाना कमेटी में वजीर खजाना और एहसन इकबाल की तलखी, गवर्नर स्टेट बैंक के लिए सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होने का मुतालिबा, दोहरी शहरियत नहीं। रजा बाकिर का जवाब, गवर्नर स्टेट बैंक के लिए नई शराइत पेश कर दी, गवर्नर के लिए कौन सी शराइत तजवीज की गई हैं। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को निकाले जाने का इंकशाफ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की बजाय निजी अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा बना लिया। सेहत और तालीम का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत का निजी सेक्टर में बनने वाले अस्पतालों को टैक्स मराद देने का इंकशाफ, काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, ये जो मरी में सानेहा पेश आया और आज भी एक दिन पहले की या प्रॉब्ली आज की न्यूज़ थी कि कितने दिनों के बाद बर्फ़ से एक जिंदा लड़की निकाली गई। सो इस किस्म का ये जो डिज़ास्टर हुआ, एक बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे भी, अदरवाइज भी। ये नेचुरल कैलेमिटी थी, इन्फॉर्म नहीं थे, इस तरह की बातें चल रही हैं। फिर कुछ लोग मरी वालों को, जो वहाँ के रिहायशी हैं या वहाँ के रहने वाले, उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक्चुअली आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस तमाम साने को? हु इज़ द कोर रिस्पॉन्सिबल? इसकी तफ्तीशी पहलू तो बाद में आएंगे, पर सबसे पहले तो ये एक इंसानी पहलू है कि सानेहात की एक नफ्सियात होती है कि सानेहात अपनी तादाद पे नहीं देखे जाते कि कितने लोग हलाक हो गए या मर गए। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग भी मर जाते हैं कि बस जो है 80 लोग मर गए, बस लुढ़क के गुजर गई, और वो छोटी सी खबर बनती है और लोगों का मौजू नहीं बनती है। मगर ये बड़ा अहम होता है कि किस तरीके से मरे लोग और क्या वो बचाए जा सकते थे। तो एक आदमी का मरना या एक बच्चे का मरना भी उतना ही बड़ा सानिया लगता है कि यहाँ 2-3 दिन हो गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कोई इंसान ज़रा सा भी जिसके अंदर कोई दर्द है वो रोया ना हो, या उसको तकलीफ़ ना हुई हो, या उसको अफसोस ना हुआ हो। 3 दिन से हमारे यहाँ, और बड़ी सही बात है कि सारे आप देखें सियासत भी हट गई, हमारी पार्लियामान भी, मीडिया भी उस पर गौर फिक्र कर रहा है कि क्यों हुआ। सवाल तो यही है ना कि क्यों हुआ, और अवॉइडेबल था। तो क्यों के अंदर जब भी कहा जाता है तो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द डे और इंतज़ामिया ही जिम्मेदार ठहराती है। विक्टिम को आप नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। अगर ये दुरुस्त भी हो तो नहीं कहा जाता, ये जो है मरने वाले को नहीं कहा जाता कि उसका कसूर था। और प्राइम मिनिस्टर की वो ट्वीट बहुत ही, मैं समझता हूँ, गैर संजीदा और गैर समझदारी थी। अगर वो खुद करते हैं तो भी उनको इसके ऊपर बेहतरी लानी होगी। अगर कोई उनके मशीर हैं जो उनकी इस ट्वीट्स के ऊपर मदद फरमाते हैं तो उनको भी जो है ना कुछ अकल सिखाने की ज़रूरत है। अब वो कैसे मरे, अभी हतमी रिपोर्ट तो आएगी, मगर ये साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो सर्दी से नहीं मरे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीली गैस से मरे। ये जो सर्दी ममालिक हैं वेस्ट में, अमेरिका में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, ये बच्चे को ये पता होता है कि अगर आपका इंजन ऑन हो, हीटर चाहे नहीं भी ऑन, और आपका एग्जॉस्ट अगर बंद हो जाए तो 1.5-2 मिनट के अंदर वो एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए जहरीली गैस, जिसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, वो आती है। और वो इतने आराम से आती है कि आपको फ़ौरन तौर आपका दिमाग को जो है ना वो बिल्कुल बेहोश सा कर देती है, और 2-4 मिनट के अंदर इंसान मर जाता है। ये अमेरिका में जो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, ये सबसे आसान तरीका उनके लिए है। अभी रिसेंटली एक सेनेटर ने कुछ अर्सा पहले इस तरीके से गैस का एग्जॉस्ट बाहर बंद करके गाड़ी ऑन करके बैठ के खुदकुशी की थी। तो वहाँ ये कॉमन नॉलेज है, हमारे यहाँ ये कॉमन नॉलेज नहीं है। मगर लोगों को अगर सिर्फ ये करते हैं इंतज़ामिया और कुछ नहीं, कि सर्दी में जो फंसे हुए हैं वो बिल्कुल एक दूसरा मसला है, सर्दी से भी मरते हैं लोग, कोई ये नहीं है। मगर अगर सिर्फ ये हर जाने वाली गाड़ी को रोकते और ये बताते, एक कागज़ पकड़ा देते या कहते हैं कि ज़रा सा आप शीशा नीचे रखिएगा, अपना गाड़ी अगर इंजन ऑन है आपका तो एग्जॉस्ट अपना बंद ना होने दीजिएगा,
आपने देखा होगा वो जो बड़ी एसयूवीज होती हैं या जो ये पहाड़ी इलाकों में जीपें लेके जाते हैं, उनका जो साइलेंसर होता है वो एग्जॉस्ट पाइप का वो ऊपर जाके यूं टेढ़ा हुआ होता है। वो उसे चाहे पानी में ले जाएं चाहे बर्फ में ले जाएं, तो वो होता है एग्जॉस्ट निकलता रहे, तो एक्चुअली लाइफ सेविंग गाड़ी होती है। गाड़ी में सारी रात वो बैठे रहते हैं, इंजन को ऑन रखते हैं, एग्जॉस्ट का धुआं अंदर ना आ रहा होता तो ये बच जाते। ये एक बुनियादी बात है। और ये हमारी ना कभी हमने ये शऊर दिलवाया, मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है कि हमने भी कभी पे, क्योंकि हम एक सर्द मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ सर्द इलाकों में सर्दियों में जाया जाता है, और हमारे यहाँ एक तरीकाकार है कि जब तक सानिया हो ना हो उसके ऊपर गौर नहीं होता। अब ये हुआ है तो अब भी लोगों को जो है कलाम में स्वात में इधर उधर सर्दियों में जाते हैं तो उनको बताया जाना चाहिए कि सर्द इलाके में बर्फबारी के अंदर, तूफान के अंदर आपने आपको सरवाइव करने के क्या तरीक़ाकार होते हैं। ख़ास तौर पे जब आप बच्चे लेके जाते हैं, जब आप फैमिलीज़ लेके जाते हैं, आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, तो ये आपको या खुद पता होना चाहिए या इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि ये टीवी पे इश्तिहार पे इंतज़ामिया के गाड़ी को रोके। या बाहर अमेरिका में ये करते हैं कि वो आपको जब आप ऐसे इलाकों में जा रहे होते हैं तो वो आपको एक पाइप दे देते हैं कि आपने एग्जॉस्ट के साथ लगा के क्लिप देते हैं को ये ऊपर बांध देना कि वो एग्जॉस्ट से जाता रहे, कहीं अगर आप ब्लिजर्ड में फंस जाएं तो ये आसान तरीन तरीका है कि एग्जॉस्ट के साथ लगाएं। मैं कोई चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई इतना बड़ा साइंसदान हूँ, मगर ये वेस्ट के अंदर बर्फ़ वाले ममालिक में ये एक बड़ी बुनियादी बात है जो हमारे यहाँ नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि शायद अभी 3 रिपोर्ट मैंने कहा आएगी तो ये फैसला होगा। ये है। अब आ जाते हैं इंतज़ामिया कि इंतज़ामिया ने एक तो वहाँ पे कोई किसी किस्म का ये एक अवेयरनेस तो छोड़ें, जब ये अवेयरनेस नहीं थी तो किसी जगह अपनी ज़िम्मेदारी भी तो करनी है ना। मुझे इत्तेफाक हासिल हुआ है कि मरी जो है ना, ये पिंडी के अंदर, पिंडी की तहसीलें कोटली सतिया एक मरी है, तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पिंडी के अंडर ये आती हैं। वहाँ पे डीसी हाउस है, कैंप ऑफिस है मरी के अंदर, जो ये जो चौक मेन वाला है इसके बिल्कुल साथ में ही बराबर में है। वहाँ कोई 10-20 के करीब जो है ना 2-2, 4-4 कमरे के जो है ना वहाँ पे कमरे बनाए हुए हैं, बड़े पॉश किस्म के। हाँ, वो बनाया गोरे के ज़माने का वो कैंप ऑफिस है, वो इसलिए बनाया गया था कि इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जो उसको डील किया जाए। उसको जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उन्होंने एक शाहाना, वहाँ पे एक ह्यूज बड़ा ज़बरदस्त टेलीविज़न लगा होता है, और जो वीवीआईपी जो गवर्नर हाउस में जिसको कमरा नहीं मिलता, 5 स्टार में नहीं मिलता, तो वो फिर डीसी के कैंप ऑफिस में रहता है। डीसी साहब के रिश्तेदार और उनके मिलने जुलने वाले वहाँ पे जाते हैं। उसका जो मकसद था, अगर और कुछ नहीं तो उस कैंप के अंदर डीसी जो कैंप ऑफिस है, एसी का कैंप ऑफिस अलग है, उसके अंदर 200-400 बंदों को बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर वहाँ पे इमरजेंसी में। और ये कोई आजकल ये मौसम की जो पेशगोई है, ये भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं रहेगी। हर दूसरे बंदे के पास स्मार्टफोन है, आप गवर्नमेंट पे भी रिलाई नहीं करते। अब अगले 5-6 दिन का आ रहा है, इसके अंदर मौसम आ रहा होता है और ये नज़र आ रहा होता है अगले कल तूफान आने वाला है, सबको ये पता होता है। और ऑफकोर्स गवर्नमेंट का काम होता है, इंतज़ामिया का काम होता है कि लोगों को याद कराते रहना, और ख़ास तौर पे वो जो लोग बेचारे बच्चे और वो जाते हैं उनको रोक के बताएं कि जनाब अगर फंस जाएं तो ये तदाबीर हैं, जो कि नहीं की। तीसरा उसके अंदर आता है कि रवैया आपका गवर्नमेंट, ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं आपके, ये जिस तरीके से ऊपर से जाके, जिस तरह सैलाब के ऊपर से देखा जा सकता है, बर्फ़ के तूफान के अंदर ऊपर से जहाज़ पे क्या देखना। अब ये एक बड़े ही भोंडे किस्म का आपका एक रवैया है कि आप एक तो आपकी बदइंतज़ामी और एक आपका इसके ऊपर लापरवाही, और ऊपर से आप एक वो जो पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ना के कार्रवाई के तौर पे जो है ना आप अपनी ये करवाने लग पड़े हैं। बात यह है कि हमारे 30-40 साल से जो इंतज़ामी एक इन्हतात है कि हमारी इंतज़ामिया अपनी नौकरियां भूल गई हुई है, पुलिस वाले, डिप्टी कमिश्नर वाले, और ये 3 साल में इन्होंने भी जो है ना कोई किसी किस्म का रिफॉर्म नहीं किया। एक टोट पटोट चीफ मिनिस्टर के तौर पे ले आए हुए हैं, आगे टोट पटोट जो है ना वो इकट्ठे कर देते हैं। माल पानी के ऊपर जो है ना यहाँ पे तैनाती हो रही हैं, तल्लुकात हो रहे हैं, किसी के ऊपर कोई चेक नहीं है। और टोटली 3 साल बाद आपने देखे, 3 साल पहले आए थे तो इन्होंने इरशाद हुसैन साहब को जो है ना इतनी बड़ी टीम दी, हज़ारों मीटिंगें की और थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की मीटिंग करने के बाद 3 साल बाद उन्होंने जो कहा ना उनका रद्दी रिफॉर्म्स कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक कैसे करना है, थाने कचहरी का निज़ाम
काम कैसे ठीक करना है, 3 साल बाद उठा के उसको कूड़े की डब्बे में फेंक दिया। और अब ये रोज़ इससे कोई हैरान होने की बात नहीं है। हमने प्लान ही नहीं किया, हमने ठीक नहीं है। आखिरी दफ़ा भुट्टो साहब का या मुशर्रफ के ज़माने में 20 साल पहले रिफॉर्म्स हुए थे, जब कोशिश की थी कि इस सब्तर निज़ाम को कैसे ठीक करना है, गलत सही छोड़ दें। लास्टली मरी के लोगों का जो वहाँ पे होटल वालों का, एक तो आप कह सकते हैं ना इंतज़ामिया ने उनको चेक नहीं किया, नहीं, ये एक इंसानी पहलू होता है, दुनिया भर में सानिया होता है। तो मुआशरों का इम्तिहान ये होता है कि वो किस तरीके से लोगों के मुश्किल में वक्त पे कैसे लोगों की एक दूसरे की मदद की जाती है, ये मुआशरों का इम्तिहान होता है। सैडली इतना तकलीफ दे है कि एक तरफ लोग मर रहे हों और उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उनके पैसे दिए जाए, बच्चों को बचाने की बजाय उनसे पैसे ऐंठे जाएं, कोई रिलीफ ना की जाए। गवर्नमेंटें, इंतज़ामिया, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इंसान इंसानों की हेल्पें करते हैं। और हमारे यहाँ बेताशा देखा गया है, सैलाबों में भी बड़े बड़े लोग मदद करते हैं। ये सिंध के अंदर ट्रेन का हादसा हुआ था 2-4 साल पहले, मुझे याद है, पूरे इर्द गिर्द के 10,000 गाँव जितने भी थे, गाँव के लोग आगे थे, पानी उठा उठा के लोगों को उठा के, जब तक रिलीफ नहीं आई थी तो 12-14 घंटे तक लोगों ने बिल्कुल की। ये हमारे मुल्क में अच्छे काम भी होते हैं, मगर ये जो हुआ है इस पे शर्म आनी चाहिए। मैं सारों को नहीं कहा, बड़े बड़े अच्छे लोग होंगे वहाँ पे, बड़े बड़े इंसान अच्छे होते हैं, मगर ज़्यादातर का जो सामने पिक्चर आई है, मैं एज ए पाकिस्तानी या ऐसा लोकल कह लें, वो कह लें, मुझे बड़ी सख्त शर्म भी आई है, शर्मिंदा महसूस करता हूँ। क्लास साहब, जब हमारे मुल्क में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, जिस तरह से ज़लज़ले आते हैं, कोई ट्रेन हादसात होते हैं, कोई इस किस्म के हादसात होते हैं, तो जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं या इस तरह के जो दूसरे इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि जी अनयूजुअल हुआ कोई वाक़या या ट्रेन एक्सीडेंट्स तो नॉर्म है, या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स फॉग है, या कुछ नॉर्म्स हैं। अब ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी नेशनल कैलेमिटी टाइप की या कोई डिज़ास्टर टाइप की, और अगर थी तो क्या ये इनफ इन्फॉर्म किया गया लोगों को? पहले वो बैन्स ब्लॉकेज लगा देते कि जी अभी बंद कर रहे हैं, रास्ते नहीं आगे जाने दे रहे। अगर ये नहीं किया और इक्विप्ड भी नहीं थे कि वहाँ पर लोगों को सेव कर सकें, तो फिर जिम्मेदारी तो ये सर्टनली इन्हीं इदारों की बनती है। लोगों की तो बनती ही बनती है, जिन्होंने जाना है वो भी सोच के जाएं, जो वहाँ पे हैं वो भी हेल्प करें, लेकिन स्टेट नज़र नहीं आ रही इस तमाम तर वाक़े में। स्टेट की नज़र आने की सीरियसनेस देख लें, लोगों पे तो बात करते हैं, कहा जाते लोग भी नहीं सुनते। लोग दुनिया भर में किसी की नहीं सुनते होते। चलो हम तो अभी महज़ब कौमों के दर्जे में नहीं आते। ये वहाँ पे कोरोना की वजह से आपने देखा होगा पिछले साल, मतलब बरतानवी गोरे को हम समझते हैं ज़्यादा कानून फॉलो करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है। उन्होंने सारे SOPs तोड़ के, याद है वो गए थे नहाने के लिए भी, हम तो जा रहे हैं वहाँ पे सहले समंदर जा रहे हैं, गए उन्होंने नहाए, उन्होंने तोड़ी, उन्होंने हुकूमतों ने अपनी आँख रेस्ट्रिक्शंस की। अभी पब के हवाले से दीगर वो जो उनके स्पेशल वो जो ओकेजन से उन्होंने वो ब्रेक करने की कोशिश। यूरोप में हमने बहुत सारा देखा। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने लोगों को रोकना होता है, चाहे ज़बरदस्ती रोकना पड़े, गिरफ्तारियाँ करनी पड़े, उनको जेल में डालना पड़े, उनको वहाँ पे कोई थोड़ा सा कोई सख्ती करनी पड़े। हुकूमतें दुनिया भर में करती होती हैं। आप अमेरिका में देख लें, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के खिलाफ जब से जुलूस निकल रहे हैं लोग ये करते होते हैं। ये हमें बता देना कि लोग एजुकेट हों। लोग दुनिया भर में एजुकेट नहीं होते, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। मोटरवे बंद करते हैं तो लोग रुक जाते हैं ना, आप उस सख्ती करते हैं। यहाँ हमें बताया कि लोग जी वो कर रहे थे, और को करते हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें? तो फिर मोटरवे कैसे आप बंद कर लेते हैं? फिर वो भी तो बंद हो जाती है ना। बंद किया इन्होंने, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो कैसे आपने बंद कर लिया? आप खुद चाहते थे कि लोग जाएं ताकि लोगों को दिखा सकें कि बड़ी बहुत बड़ी आपके पास वो हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये सीखने का अमल जो है ना हमारे जैसे खिते में, इसलिए हम हज़ारों साल से गुलाम हैं और रहेंगे, अंदर भी रहेंगे। ये बाद में लिख के रख लें। मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ, ये चीज़ें होती रहेंगी। ये 2-4 दिन की बात है, कहानी हमने यहाँ पे बैठ कर थोड़ी सी बात करेंगे। 2-4 दिन अफसोस होगा, इज़हार होगा, क्योंकि पाकिस्तानी इशराफिया हो या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हो, वो इन मसाइल में से गुजरती ही नहीं है। ये मसाइल ये जो हैं इनमें से नहीं गुजरते। ये अब इमरान खान साहब गलियात में जाते हैं, वो कई दिन जाके वहाँ पे उधर नथिया गली में रहते हैं। इमरान खान साहब को कभी मसला नहीं हुआ, होगा भी नहीं। हेलीकॉप्टर पर जाते जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये बुजदार साहब को आपने देख रहा, हेलीकॉप्टर में मरी गए, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जाएंगे तो उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल लगे हुए होते हैं। ये उन लोगों का मसला नहीं है, लिहाजा वो कभी उन्होंने बर्फ़ की रात गुजारी नहीं है, उन्होंने किसी जैम में कभी रुके नहीं है, गाड़ियां कभी उनकी यहाँ फंसी नहीं है, क्योंकि आगे पीछे प्रोटोकॉल। ये तीनों पार्टीज की मैं बात करूँ, सबके आगे पीछे पुलिस है, गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं, हटो बच्चों। मैं आपको वाक़या सुनाऊँ, 10-12 साल पहले की बात है। गवर्नर खालिद मकबूल साहब जो हैं, इनकी सिस्टर की डेथ हुई थी मोटरवे पे। एक यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ टकराई थी, बहुत बड़ा ये खौफनाक यहाँ एक्सीडेंट हुआ था कि ये मोटरवे पे दाएं बाएं जो यहाँ पे खेत हैं, वहाँ पे किसान जो है ना, वो खेतों को बाद जब फसल उठा लेते हैं वो आग लगा देते हैं।
मोटरवे पे धुएं की वजह से वो सारा धुआं मोटरवे पे आया, गाड़ियां टकराई। मुझे आज तक याद है 10-12 लोग जो है ना उसमें मारे गए थे, गाड़ियां टकराई थी बड़े बुरे तरीके से। और गवर्नर खालिद मकबूल साहब की वो थी, उनकी बहन उसमें बेचारी वो शामिल थी जो उस एक्सीडेंट में। मैं जरा आपको लेवल बता रहा हूँ, आप अभी चले जाएं। अभी ये कुछ दिन पहले हम गए थे, हमारा खावर घुमन साहब दोस्त है, उनके वाले साहब की वो करने के लिए सियालकोट साइड पे, इधर नारोवाल साइड पे अभी भी उसी तरीके के आपके मोटरवे पे धुआं होता है। उसके बाद भी 6 दफा गाड़ियां टकरा चुके हैं इसी धुआं की वजह से, लोग उसके बाद भी मर चुके हैं। जहां पे आप ये मुसलसल गवर्नर की बहन वो बेचारी उसमें हादसे में वो जहां भाग हो जाए, चलो बाकी को तो छोड़ देना, छोटे मोटे होंगे ना कोई, उसके बावजूद आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी रूलिंग एलीट हो, वो ये इंश्योर नहीं कर सकी कि मोटरवे पे सड़कों के इर्द गिर्द ये किसान आग ना लगाएं। और उसके बावजूद लोग मार, आपका ख्याल है मरी में ये कुछ हुआ है, 20-22 लोग हो गए हैं, तो ये आपके ख्याल है इसके बाद ब्यूरोक्रेसी हमारी ठीक हो जाएगी या इनको आके इनको ठीक कर देंगे? इमरान खान साहब जैसे वो बंदे जो हमें वो जनूबी अफ्रीका सारी उसके जनूबी कोरिया की मिसालें देते थे, आपको याद होगा कि जी वो उसका कश्ती का हादसा हुआ था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने वो दिया था, वो इस्तीफ़ा दे दिया था, वो बच्चे बेचारे जिसमें समंदर में उनकी डेथ्स हो गई थी, उस वक्त उनका ये थे। अब उनका आप उसमें ट्वीट निकाल, उन्होंने सारा डाल ही 2 लोगों पे। इंतजामिया तैयार नहीं थी। इंतजामिया कैसे तैयार होगी जब पंजाब में एक डिप्टी कमिश्नर जो पैसे दे के लगेगा, एक मतलब है आप वहाँ पे बिडिंग हो रही है, बोलियां लगाएंगे, नलायक तरीन वहाँ पे लोग लगाएंगे, 3 महीने से ज़्यादा किसी को वहाँ पे लगा नहीं सकते, तो उसके बाद इंतजामिया क्यों करे? आपने इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? और उसमें जो मेन चीज़ें आपको यहाँ पे उसमें मरी के हवाले से चीज़ें आई हैं कि आपको पास कोई सिस्टम नहीं है कि मरी में 5000 से ज़्यादा गाड़ियाँ अकोमोडेट नहीं हो सकती। तो मिनिस्टर साहब ने कैसे कह दिया फवाद चौधरी साहब ने, हमने 1 लाख गाड़ियाँ पहुँचा दी हैं। 1 लाख के क्या मतलब था कि एक ही गाड़ी में 4-5 अगर लोग शामिल हैं तो 5-6 लाख बंदा रातों रात आपने एक शहर में घुसाया। उन्होंने खाना कहाँ से, पीना कहाँ से, उन्होंने रहना कहाँ पे, फिर वेदर की फोरकास्ट आपके पास है। अच्छा, लोग फंस भी गए थे। अच्छा, ये हम थोड़ी सी ख्याली बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसका कोई असर नहीं है, होगा भी नहीं है। आप FM पे लोगों को बताना शुरू करें, जो इन्फॉर्मेशन अब हम बैठे दे रहे हैं, आमिर साहब ने दी है, बाद में उस ट्विटर सोशल मीडिया पे आई है। ये काम हुकूमतों का नहीं होता कि FM रेडियो पे जब आपकी वेदर कंडीशंस ऐसी हो रही हैं, लोगों को आप उस पर FM के जरिए, रेडियो के जरिए, कोई TV के जरिए, कोई ट्विटर के जरिए आप थोड़ा सा उनको बताना शुरू करें कि आप स्टकअप हो गए, आपने क्या क्या हिफाजती तदाबीर आपने वहाँ पर करनी है। अच्छा, सिविल मिलिट्री के वहाँ पे कितने बड़े वहाँ पे रेस्ट हाउसेज हैं, फोन है, फोन के अंदर फॉरेन मैसेजेस आप SMS भेज सकते हैं हर एक को। सर यहाँ पे भी है, उसमें अमेरिका में जाए, हालांकि ये 2 दुनिया है। का बताया जाता है फॉरेन रेडियो के ऊपर FM के, अगर आप फंस गए हैं तो ये तदाबीर करें। और आपको अगर फ्लड फ्लैशिंग के, मैं तो खुद वहाँ पे 2-4 दफ़ा मैंने देखा है कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाए आपके फ़ोन पे उन ऑटोमेटिक वो आना शुरू हो जाते हैं, रुक जाती हैं सारे के सारा। फ़ोन पे कॉल भी कर रहे हैं ना, स्टॉप हो जाएगी, पहले आपको मैसेज देखना पड़ेगा कि फ्लड फ्लैशिंग, यहाँ पे पानी ज़्यादा आ रहा है। आपका वही बात है कि हुकूमत मुतमिन थी कि हमारी इकॉनमी जनाब के 22 करोड़ में से 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, लिहाजा तमाम महंगाई की बातें, तमाम चीज़ों खातिर ये ख़त्म हो गई हैं। सो इसकी अल्टीमेटली इसकी हुकूमत खुद जिम्मेदार है, इसकी आपकी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी में वो लोग आ रहे हैं, सैडली लोअर मिडिल क्लास से हम लोग आ रहे हैं जिनका कोई भी कंसेप्ट नहीं है सिविल सर्विस को आके पब्लिक को यहाँ सर्व करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का। उनका एक ही काम है, मैं सारों को जानते हैं, हम जानने वाले आ रहे हैं कि आपने पैसा कितना बनाना है, आपने क्लाउड कितना रखना है, पावर कितनी रखनी है, गाड़ियाँ कितनी रखनी है, पोस्टिंग कहाँ लेनी है, आपने प्रमोशन कैसे करवानी है, कौन सा इलाका लेना है, कौन सा ज़िला लेना है, अपने बैचमेट से पहले आपने प्रमोशन ले लेनी है, सीनियरिटी की लिस्ट आपकी। इसके अलावा मैंने इस्लामाबाद में इन 22-23 सालों में एक पे एक ब्यूरोक्रेट को 2-3 चीजों के लिए कंसर्न देखा है। मेरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, उसमें गाड़ी होगी, प्रोजेक्ट अलाउंस होगा, नंबर 1। उसके बाद मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरी ACRs पूरी होनी चाहिए, मैंने बड़े साहब को खुश करना है, मुझसे कोई नाराज ना हो जाए, छोटे को मैंने दबा के रखना है, बड़े के मैंने पाँव पकड़ने हैं। मोस्टली हमारा ब्यूरोक्रेट इन्हीं चीजों पर चल रहा है, उसको कोई कंसर्न नहीं है इससे ह्यूमन सेफ्टी से। हाँ, खुद जाएगा, जो बात इन्होंने की है, वहां पे आपके रेस्ट हाउस भी बुक होंगे, वो हमारे फौजी भाई हों, हमारे सिविलियन भाई हों, जगहें बन के रह गई हैं, वो बैठी हुई हैं, उनको किसी को कोई कंसर्न नहीं। और ये लोग जो है ना, ये यही कुछ करेंगे, ये जहन में रखें, ये कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए, ये मैटर ही नहीं करते होते। मतलब इंतजामिया के नाहल इंतजामिया तैयार नहीं थी, आप तैयार नहीं थी तो कैसे आपने उस पर ट्वीट, जब आप खुद ट्वीट कर रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी चलेगी, खुद कह रहे, चलो हम तो नहीं कह रहे, उसके बावजूद वो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है और 8-8 लाख रुपए लगेगा। मैं फिर कहता हूँ
पाकिस्तान के लोग इनको डिजर्व करते हैं, इस इलीट को, जिसको इलीट कैप्चर कहते हैं ना खान साहब। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि वो ये देखें कि जिनको वो एजुकेटेड हुक्मरान समझ के लाते हैं वो वाकई एजुकेटेड हैं और वो कोई नया सिस्टम गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर पहले जैसे ही हालात रहने हैं तो फिर क्या फायदा, कौन सी तब्दीली? इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली खजाना कमेटी में वजीर खजाना और एहसन इकबाल की आपस में तल्खी हुई, मामला क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब बात करेंगे कौमी असम्बली खजाना कमेटी में वजीर खजाना और एहसन इकबाल की। करते हैं, मैं थोड़ा सा भी एक दो बातें अभी रहती हैं, मेरा ख्याल है इसी के मरी के इशू के हवाले से। मैं भी एक ना ट्वीट देख रहा था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, अभी मैं ब्रेक में देख रहा, स्क्रॉल कर रहा था। उन्होंने बड़ा जनाब वहाँ के कुछ लोगों ने एक, आपको याद होगा, एक वो उन्होंने एक लगाया था, वो एक बिल लगाया था कि मरी के एक होटल ने पता नहीं 20-30 हज़ार रुपये किराया लिया और सुबह कहा जी इसको खाली भी करें। उन्होंने कहा हमारे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इसकी इंक्वायरी की और होटल को सील कर दिया है। ज़रा अब एफिशिएंसीज देखें इनकी, मतलब 22 बंदा का मरना ज़रूरी है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को भी याद आ जाएगा कि इस मुल्क में जनाब के बड़े रेट बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर को भी ख्याल आ जाएगा, या 20-22 लोगों का मरना ज़रूरी है। आप लोगों ने कभी इससे पहले चेक किया कि आप लोग वहाँ पे रेट, एक स्टैंडर्ड रेट आप उसमें रखते होते? चलो मान लिया कि महंगाई की वजह से दुनिया भर में हो जाती है, एयरलाइंस भी किराए बढ़ा देती हैं, चीज़ें कर देती है। बाज़ कह रहे थे मैं जेवरात और तूने वहाँ पे रखे हैं, तो कोई पता नहीं था इनको, ना चीफ सेक्रेटरी को पता था कि मरी में क्या हो रहा है, कितने लोग चलेंगे, हमने क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक एक बंदे को यहाँ टीवी चैनल्स ने बताना। ये अच्छा, ये जहन में रखें, ये खबरें कोई हुकूमत ने नहीं दी कि वहाँ पे मरी में ये डिजास्टर हो गया, ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। लोगों ने वहाँ पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली, मैंने खुद वहीं से देखी है। वहाँ से मेन मीडिया ने पिक किया कि मरी में हो क्या रहा है। हुकूमत को कोई पता नहीं है वहाँ पे कितने लाखों लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे कोई मर रहा है, कोई जिंदा है, नहीं है, किसी को खाने को है, ये आराम से सोए हुए हैं। इन्होंने ली हुई है ना, उसके ऊपर रजायाँ ली हुई हैं, ये वटेवर जो भी उसमें कर रहे हैं, ये वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी का हाल। और दूसरी, इंक्वायरी कौन कर रहा है? वो मीर क्या सादा हैं जो आमिर साहब सुनाते होते ना शेर, मीर क्या सादा हैं हुए बीमार जिसके सबब, और आज उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मतलब जिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिजास्टर हुई है, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ है, वही बैठ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, मेरा पता नहीं कौन है पंजाब में, वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके किसको देंगे? चीफ सेक्रेटरी साहब को देंगे, जिन्होंने बहुत बड़ा ट्विटर पे अनाउंस किया अभी कि हमने इंक्वायरी की है जनाब, होटल की वाकई 20,000 रुपये किराया था और हमने सील कर दिया। तो मैंने लिखा है कि कितने लेके अब उनको ये होटल खोले जाएंगे। ये तो इनके लिए ये डिजास्टर जब आती है ना, मेरा जो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। मौका क्या कि सारी दुकानें बंद कर दो जी, सारी की सारी बंद कर दो। एक उसमें 4 लोग अगर कोई आगे जराइम करेंगे, 400 पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, रीजन कि जिनको छोड़ना होता होगा आप उस पर, उसके बाद पैसे लेते हैं। ऐसे वहाँ पे अगर वहाँ पे फ्लड्स आ जाए, ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? वहाँ के इलाके के वो जो पूरी आपके ऑफिसर्स हैं, वो इसी में जेली एंट्री डालना शुरू कर देते हैं। कल कंपनसेशन वगैरह जो है ना, हमने वहाँ पे वो भी करनी है। लास्टली, ये तो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना जो इस मुल्क को ठीक करने है। ये आपको याद में बार बार कहता हूँ अंग्रेज लॉर्ड की कि कैद आज़म साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बाकायदा मोशन पेश की कि जनाब आप जो है ना, यहाँ पे ये गोरा जो है ना हिंदुस्तानियों को, उस पाकिस्तान भी शामिल था उसमें, ये गोरा जो है ना, ये इस पे हिंदुस्तानियों को ना अहम पोस्टिंग नहीं देता। ये छोटे मोटे काम हमारे जिम्मे लगाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग दें। ये कैद आज़म साहब की बाकायदा उसमें रेजोल्यूशन है जो मैंने एक उनकी बुक है उसमें पढ़ी है। ये उस पर गोरे ने जवाब दिया, एक लॉर्ड था 1834, जरा गोरे के समय देखे जरा, ऐसे नहीं रूल किया उन्होंने दुनिया पे। 1834 में एक लॉर्ड ने लिख के दिया था, 1934 कैद आज़म अगर हैं तो 1934। मैं उस लॉर्ड की बात कर रहा हूँ सर, जिसने ये बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी। कैद आज़म ना तो वो दे रहे थे 30s में लेजिस्लेटिव असेंबली थे। जिस लॉर्ड ने ये पॉलिसी बनाई थी कि हिंदुस्तानियों को आपने कोई बड़ा ओहदा नहीं देना, इनको निचले काम करवाने। रीजन क्या थी? उसने कहा ये हिंदुस्तानी अफसरान जो हैं, ये ना सिर्फ नलायक हैं, ये नाकाबिल भरोसा हैं, ये करप्ट भी हैं। जैसे इन्होंने अपनी सल्तनत डबोई है, हमारे भी डबोएंगे। अंग्रेज इनको 1930 के डेकेड तक वो हिंदुस्तान या बाशमूल टुडे पाकिस्तान, इनको अहम पोस्टिंग नहीं देते थे कि ये इस काबिल नहीं है कि जिम्मेदारी का बोझ उठा दें। गोरा साहब ऊपर बैठेगा, वो चलाएगा, पूरा जिला भी चलाएगा, कमिश्नरेट भी आपका चलाएगा। एनडीएम जरा देख लें, और इन्होंने साबित किया, इन्होंने गोरे को 200 साल बाद हमारे ब्यूरोक्रेसी ने साबित किया है कि लॉर्ड ठीक कहता था हमारे बारे में, हम इस काबिल नहीं है जिम्मेदारी का बोझ उठा सकें। जो चीज़ इन्हें पता है, हर साल लोगों ने जाना होता है ना मरी, थोड़ा सा गूगल पे जाके पढ़ ही लेते हैं ना कि स्नो में जब लोग जाते हैं उनको क्या क्या गाइडलाइन देंगे, पंफलेट छपवा लेते हैं अब यहाँ पे, लोगों को देना शुरू कर दें। लास्टली एनडीएम,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका नाम है, उन्होंने 3 दिन पहले ट्वीट किया हुआ था कि हम मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बारिशें और स्नो हो रही हैं। जनरल खालिद नवाज सत्ती साहब उसके हेड हैं, और हमारे जनरल भाइयों को इसलिए लगाया जाता है जनाब ये सिविलियन से ज़्यादा ये इफेक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा इनको चीज़ों का पता है, अकल ज़्यादा है, अगर समझदार ज़्यादा है, पूरे का पूरा जाके पता कर रहे हैं कितने बिलियंस का आप उनको बजट दे रहे हैं। उनके भी यही मसले हैं, पार्क से बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर मिलती है, V8 चाहिए, पैसे कितने चाहिए, आपको टैक्स कितना है, और ये वजीर आज़म सेक्रेटरी में बैठे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनका रिस्पांस टाइम जब हादसा हो गया, सानिया हो गया, उस वक्त क्या था, ये भी तो देखने वाली चीज है। रिस्पांस टाइम ही नहीं था, उसके बाद भी एनडीएम आपको कहीं नजर नहीं आया। लोकल लोगों को कुछ भी कहें, मरी के कुछ लोग बेचारे जो लोकल लेवल पे लोगों ने मददें भी की हैं, आपने अच्छा ये कहां पते बैठे हुए हैं, ये वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में ऑफिस है, जनरल खालिद नवाज सत्ती साहब वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, बहुत बड़ा दफ्तर है, इनकी गाड़ियां चेक करें, इनके प्रोटोकॉल चेक करें, इनका स्टाफ चेक करें, इसके बावजूद भी आपको ये लोग नजर नहीं आते। ये सिर्फ आवाम से टैक्स लेने के लिए आप बैठे हुए हैं। लोग मरते रहे, भूख में रहे, बच्चे रहे, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है भाई, उन्होंने कहा एक होटल हमने सील कर दे जिसने 20,000 चार्ज किया था, और ये 40,000 रुपए लेके खोला जाएगा, ये भी जहन में रखें, ये जिसको इन्होंने 20,000 रुपए में इन्होंने वो किया है सारा। जी आमिर साहब इस पे बात करेंगे या अगले टॉपिक पे स्विच करेंगे? मैं साथ में ये रवैया है चीफ सेक्रेटरी साहब का कि बजाय इसके पूरी रिपोर्ट आए किस किस होटल ने कितना किया, तो सबको ये किया तो समझ आती है। एक होटल को करके ना वो बेसिकली मैं कहना कार्रवाई है। एक कार्रवाई और वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है कि इलाके के जो MNA साहब है सदाकत अली बासी साहब, 500 रुपए दे रहे हैं कि पानी पिला देना, 500 रुपए, और जो स्टाइल है कि ये लो बादशाह नहीं जिस तरह देता, अमानत नहीं है ये, फकीर आजकल के इस तरह के हैं उनको दो ना तो वो फेंक देते हैं जमीन पे, और वो दे रहे हैं जिस तरीके से दे रहे हैं। तो एक ये हंसना नहीं चाहिए, इतना बड़ा सानिया है, पर एक मजाक बन गया, ये एक मजाक बन गया है कि इनका अभी भी रवैया जो है। और ये जो आप NDMA का बता रहे हैं, ये जो हाल ही में हमारे कोविड की जो ऑडिट कराई हुई है, वहाँ से पता चल गया है कि खराबी कहाँ है। तो जो निशानदेही ऑडिट वालों ने किया है कि जनाब अस्पताल के लिए पैसे थे, वो अस्पताल नहीं एग्जिस्ट करता, और जनाब ये पैसे उसको उन्होंने फिजिकल मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल कर लिए, रेवेन्यू FBR में इस्तेमाल कर लिए, किस तरीके से जली दवाइयाँ, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ही मौजूद हैं, लेकिन वो इक्विप्ड नहीं है, ट्रेन नहीं है, इस वजह से उनको पता ही नहीं है सिचुएशन में करना क्या है। और ये कॉम्बिनेशन है इनसेंसिटिविटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमने देखा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट की स्टोरी के हवाले से भी, और कोशिश करेंगे कि इस तरमीमी बिल को भी डिस्कस कर लें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक की तरमीमी बिल का मामला और कसरत राय से मंजूर भी हुआ है जी। आज कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के अंदर ये तरमीमी बिल पेश किया गया। बिल ये है बेसिकली कि पाकिस्तान की तारीख में इतना अनटचेबल किसी अफसर को नहीं बनाया गया जितना कि स्टेट बैंक के गवर्नर को बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है उस पर अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, एहसन इकबाल साहब ने, हम भी पहले, हम सारे पाकिस्तान बात कर रहा है कि पहले तो आपने उनको जो है अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए। शौकत तरीन साहब खुद कहते थे, अभी भी कहते हैं कि जी 157 कभी कहते हैं 165 रुपये से ज़्यादा डॉलर रुपये का रेट नहीं होना चाहिए। तो ये हमें नहीं पता नहीं क्या है, साथ में आज 170 78 74 पे वो 70 तक आ जाते हैं रेट। वेरी बेसिकली कि ये खुद उनको जवाब नहीं समझ आ रहा, और आज वो बड़ी डिफेंड कर रहे थे। दूसरा ये है कि क्लास साहब सही कह रहे थे, पहले की ये पॉलिसी थी कि जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट जो है 13.5% के ऊपर किया गया, जिससे लाखों लोग सस्ता लेके पैसा बना के हॉट मनी के तौर पर बाहर भी ले गए, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो एहसन इकबाल ने ये सारी बातें भी की। मजीद उन्होंने कहा जी ये एक अजीब तरीका है कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो डिप्टी गवर्नर अपनी तनख्वाह खुद तय करेंगे। और ये सोशल मीडिया पे ये चल रही थी तनख्वाह के इनकी गालबन कोई करोड़ रुपए करीब है। तो मुझे नहीं था यकीन आ रहा, तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता आज का, कि वो कह रही थी पहले तो 10 लाख रुपए तनख्वाह होती थी बैंक स्टेट बैंक गवर्नर की। अब एहसन इकबाल साहब ने रिपीट किया है कि जो इससे लगता है कि ये ठीक है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि गवर्नर स्टेट बैंक को 1 करोड़ रुपया महीने का वो तनख्वाह दी जाए, और उसके नीचे जो सेक्रेटरी खजाना है उसकी 3 लाख रुपए तनख्वाह हो, जिसने
पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना है। तो ये बहुत बड़ी तफरीक है। दूसरा ये एहसन इकबाल का ये जुमला पढ़ा मुझे, मुगराना साहब, इमरान मुगराना साहब हमारे रिपोर्टर बड़ी तफसील किस्म की रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उन्होंने ये जुमला कोट किया हुआ है। उन्होंने कहा जी बैंक का एक CEO जो होता है वो सिर्फ बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, स्टेट बैंक का पूरी स्टेट को, पूरी रियासत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाल बड़ी तल्ख बातें हुई पर आखिर में सुलह हो गई। और गवर्नर साहब का कहना था कि जी मैं कोई IMF से पहला आदमी नहीं हूँ जो लाया गया हूँ। वो तो हम भी यही कहते हैं कि पहले इशर साहब भी थे और भी खातून भी आई थी, मगर जो लोग लाए गए, हमारा कोई पाकिस्तान को उससे भला नहीं हुआ। लोगों का हमारा आर्गुमेंट यही है कि जनाब ये जो बाहर से लोग लाए जाते हैं, इसी वजह से हम इस दलदल से निकल नहीं पा रहे, हम IMF के पास ही फंसे रहते हैं। और हर साल हमारा यही मालियाती किस्म का एक मसला खड़ा हो जाता है, इमरजेंसी खड़ी हो जाती है, प्रिसाइजली वाज द रीजन। मगर शौकत तरीन साहब का जो था ना डिफेंड करना, तो उसके बाद के पहले सबसे ये थे जिन्होंने कहा कि मुझे लगाएं, हफीज शेख को फारिग करें, मैं रीनेगोशिएट करूँ IMF के साथ। बहुत आपने बुरी किस्म की कंडीशंस एक्सेप्ट की हुई हैं, मैं उनके साथ रीनेगोशिएट करूँगा और मैं दिलवाऊँगा। सो ये वादा करके इमरान खान साहब से तकर्री ले ली अपनी, हफीज शेख को फारिग करा दिया। और आगे से भी ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ और शर्तनाक किस्म की कंडीशंस उनकी एक्सेप्ट करके ये चल रहे हैं। और पहले इनकी और बाकर की जो है ना आपस में यूँ लड़ाई थी। बाकर साहब इनके खिलाफ पेश कर रहे थे कि जनाब ये आदमी ठीक नहीं है, इसके अपने बैंक के अंदर भी इनके ऊपर इल्जामात है कि अपना बैंक डुबोया है। अब देखे ना, कॉमन इंटरेस्ट की होता है कि जब कौमी मफाद की बजाय जाती मफाद आते हैं, वो इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब ये बेस्ट ऑफ पैल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टोरी है। टाइम की शॉर्टेज है क्लास साहब, आपका कमेंट भी नहीं ले सकती। और कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो रह गई है, इंशाल्लाह कल इसके ऊपर बात करेंगे और भी अहम टॉपिक्स होंगे हमारे पास इंशाल्लाह। आज की तरह अभी इस वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।